नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा क्योंकि विगत 2 दिन के उपरांत मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन दोस्तों, अब आगामी समय में मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि ऐसी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यदि किसी अन्य सामाजिक कारणों से मुझे जाना पड़ सकता है तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पहले पार्ट के अंतर्गत हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जान चुके थे और इस पार्ट में हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक कोटेशन देता हूं, एक मोटिवेशन शब्द देता हूं या शायरी आप कह सकते हैं कि यदि किसी ने किसी को पूरी शिद्दत से चाहा, यदि किसी ने किसी को पूरी शिद्दत से चाहा तो पूरी कायनात लग जाती है उसे उससे मिलाने के लिए। तो दोस्तों, ये अपने टारगेट को लेकर इस कोटेशन का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने अपने लक्ष्य को चाह लिया अच्छी पूरी शिद्दत से तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हमें पढ़ना है देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर और देशांतर को समझने के लिए इसका चार्ट बनाएंगे। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के उपरांत, इस सामान्य परिचय के उपरांत नहीं, हम सामान्य परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे कि देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या होता है? देशांतर बिंदु क्या होते हैं और साथ ही हम जानेंगे देशांतर रेखा क्या होती है। क्लियर है? तीनों बिंदुओं को हम सामान्य परिचय के अंतर्गत जानेंगे और फिर अगले ही क्रम में हम देखेंगे देशांतर रेखाओं की प्रमुख विशेषता। क्लियर है? और अंत में हम देखेंगे प्रमुख देशांतर रेखाएं। प्रमुख देशांतर रेखाओं के अंतर्गत 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन। क्लियर है? वहीं दूसरे वर्ग में हम देखेंगे प्रमुख देशांतर रेखा के तौर पर 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा चार्ट होगा देशांतर टॉपिक के अंतर्गत, पार्ट 2 के अंतर्गत। हम देखेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय के अंतर्गत कि क्या देशांतर होते हैं, देशांतर बिंदु क्या होते हैं और देशांतर रेखा क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने देशांतर के पहले अक्षांश के बारे में जब पढ़ा था तो हमने अक्षांश, अक्षांश बिंदु, अक्षांश रेखा पढ़ा होगा। सेम उसी के अनुरूप देशांतर, देशांतर बिंदु तथा देशांतर रेखाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर देशांतर क्या होता है और देशांतर बिंदु और देशांतर रेखा, इन तीनों बातों को जानेंगे। देखते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के उपरांत, जैसे कि आपका ये नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल, क्लियर है? और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा हमने ड्रॉ किया। इस रेखा को कहा जा रहा है, इस रेखा का नाम होगा प्रधान याम्योत्तर रेखा।
और प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहा जाता है? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी की परिधि पर जोड़ने वाली रेखा, जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। क्लियर है? अब प्रधान याम्योत्तर रेखा को आधार मानकर प्रधान याम्योत्तर रेखा को आधार मानकर पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा में खींची गई कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब फिर हम जानेंगे, देखिएगा एक बार और देखिएगा, प्रधान याम्योत्तर रेखा को आधार मानकर पूर्वी तथा पश्चिमी दिशा में खींची गई कोणीय दूरी आपकी देशांतर कहलाती है। वहीं खींची गई कोणीय दूरी पर निर्मित बिंदुओं को कहा जाएगा देशांतर बिंदु। क्लियर है? खींची गई कोणीय दूरी पर निर्मित बिंदुओं को देशांतर बिंदु कहा जाता है, जबकि समान देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समान देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार फिर से रीड करते हैं, फिर इसको मैं चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा कैसे कोणीय दूरी यहां पर कैसे मेजरमेंट किया जाता है। देखिएगा, प्रधान याम्योत्तर रेखा को आधार मानकर पूर्व तथा पश्चिम दिशा में खींची गई कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाएगा। तो पहले हमारी डेफिनेशन यहां पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर देखिएगा, प्रधान याम्योत्तर रेखा को आधार मानकर पूर्व तथा पश्चिम दिशा में खींची गई कोणीय दूरी पर निर्मित बिंदुओं को देशांतर बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर बिंदु। क्लियर है? किसे कहा जाता है कि आधार किसको माना? प्रधान याम्योत्तर रेखा को। इसी प्रधान याम्योत्तर रेखा को पूर्व तथा पश्चिम दिशा में खींची गई कोणीय दूरी पर निर्मित बिंदु को देशांतर बिंदु कहा जाएगा। समान देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो निर्मित होगी उसी रेखा को कहा जाएगा देशांतर रेखा, जो कि कैसी होती है? काल्पनिक रेखा। सेम वैसे ही आपकी अक्षांश रेखा भी काल्पनिक रेखा थी। क्लियर है दोस्तों? तो तीनों शब्दों को हमने परिभाषित किया। अब आगे हम देखेंगे, आगे इसको समझेंगे कैसे कोणीय दूरी का मेजरमेंट होता है। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमने ये आपके इसी पृथ्वी को पूरी तरह से हमने खोल दिया है इस रूप में। क्लियर है? ये आपका होगा प्रधान याम्योत्तर रेखा, इसी को कहा जा रहा है प्रधान याम्योत्तर रेखा। अब यहां से देखा गया कि यह खुद रेखा अपने आप की 0 डिग्री कोणीय दूरी पर है। 0 डिग्री कोणीय दूरी पर है तो इसे कहा जाएगा 0 डिग्री देशांतर। यदि हम 1 डिग्री कोणीय दूरी पर कुछ बिंदु को निर्मित करेंगे, 1 डिग्री कोणीय दूरी पर यदि हम कुछ बिंदुओं को जैसे कि हमने पॉइंट बना दिए, सेम वैसे ये बिंदु हो गए आपके। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि पॉइंट बना दिया, ये बिंदु हमने बनाए 1 कोणीय दूरी पर, 1 डिग्री कोणीय दूरी पर। तो 1 डिग्री कोणीय दूरी पर निर्मित बिंदुओं को देशांतर बिंदु कहेंगे। और इन्हीं समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी को कहा जाएगा देशांतर रेखा। अब जितनी कोणीय दूरी पर होगा, तो इसे 1 डिग्री कोणीय दूरी पर है तो 1 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है दोस्तों?
ये पूरी पृथ्वी को हमने खोला है, अब वापस इसको जब मिला देंगे तो मिलाने के बाद ऊपर से ऐसे मिला देंगे तो ये सभी रेखा क्या होगी, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर आपस में एकजुट हो जाएगी, मिल जाएगी। इसलिए अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो देशांतर रेखा होती है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिएगा दोस्तों, अगली स्लाइड में आप प्रमुख विशेषता जानेंगे। जैसे कि आपने चार्ट में देखा ही है, चार्ट में देखिएगा देशांतर रेखाओं की प्रमुख विशेषता, इसी टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। देशांतर रेखाओं की प्रमुख विशेषता, देशांतर रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं। देखिएगा दोस्तों, क्या पे एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, डायग्राम एक काम करते हैं हम इस और ही बनाएंगे डायग्राम और इस और उसकी विशेषता लिखेंगे। यहां पे डायग्राम देखिएगा, इसे कहा आपने 0 डिग्री देशांतर, क्लियर है। अब देखिएगा, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, यहां से रेखा शुरू होती है, इस बिंदु पर आकर मिल जाती है। क्लियर है। अब पहला बिंदु देखिएगा, क्या यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर नजर आई है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर यह मिल जा रही है। क्लियर है दोस्तों, तो हम कहेंगे प्रत्येक देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, समानांतर नहीं होती है। क्लियर है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है। एक दूसरे को ध्रुवों पर जाकर ये क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में समानांतर नहीं होती है। दूसरा बिंदु, प्रत्येक देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती है, समान लंबाई। क्लियर है। जैसे कि इस डायग्राम में आपने देखा था, ये समान लंबाई की सभी रेखाएं, सभी रेखाएं समान लंबाई की। यहां पर आपको समानांतर दिख रही है क्योंकि हम इसको फिर से मिलाएंगे, जब एकजुट कर देंगे तो ऊपर की ओर सभी मिल जाएगी, दक्षिण ध्रुव पे भी सभी मिल जाएगी, इसलिए समांतर तो नहीं होती है। लेकिन जब इसकी जो लंबाई हम देखेंगे, सभी की लंबाई हमें एक जैसी ही नजर आएगी। क्लियर है। तो सभी देशांतर रेखाएं जिनकी समान लंबाई होती है। क्लियर है। प्रत्येक देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अगला देखिएगा, तीसरा बिंदु, प्रत्येक देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती है दोस्तों। ठीक है। तो फिर क्या करती है? ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है, अर्धवृत्त का निर्माण, अर्धवृत्त का निर्माण। क्लियर दोस्तों। प्रत्येक देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती, तो फिर क्या करती है? ये पूर्ण वृत्त का निर्माण ना कर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। क्लियर दोस्तों। ये तेरी विशेषता। फिर आगे हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं की अन्य कौन सी और विशेषता हो सकती है। तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता के रूप में हम देखेंगे, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। ठीक है। लेकिन कहां पर? पृथ्वी की सतह पर। आप सोचेंगे कि आंतरिक भाग से मिला दिया जाए, ऐसा नहीं। पृथ्वी की सतह पर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम करती है आपकी देशांतर रेखाएं। क्लियर हुआ दोस्तों। अब पांचवी विशेषता हम देखेंगे। पांचवी विशेषता के तौर पर देखिएगा, वही वाला डायग्राम आप याद रखिएगा कि पांचवी विशेषता, जैसे कि इस डायग्राम में आपने देखा था, ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये पूरा पृथ्वी का क्या है? पूरा पृथ्वी का परिधि है। इसी को यदि मैं गोल गोल करके मिला दें तो यही रेखा कैसी हो जाएगी? ऐसे वृत्त का निर्माण कर लेगी। क्लियर है। तो एक वृत्त ये कितने डिग्री का हो गया आपका? 360 डिग्री का। क्लियर है। इसका मतलब 0 से
हम इस ओर जाएंगे, 0 से इस ओर जाएंगे तो हमें लगभग मिलेगा 180 डिग्री, और उसी प्रकार इधर भी मिलेगा हमें 180 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो 360 डिग्री का जब एंगल हो जा रहा है तो हम कहेंगे अगले ही बिंदु में, तो ये कुल देशांतर रेखाओं की संख्या मिलेगी हमें 5वें बिंदु विशेषता, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 180 प्लस 180। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 180 जो डिग्री वाली रेखा है जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये 180 डिग्री वाली जो रेखा होगी, ये 180 डिग्री वाली ये रेखा और ये रेखा दोनों एक ही है। क्लियर है। 180 डिग्री और 180 डिग्री जो कोणीय दूरी पर निर्मित बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा निर्मित हुई थी, उस 180 डिग्री दोनों एक ही है, क्योंकि जब इन दोनों को मिला देंगे हम तो दोनों एक ही रेखा बनेगी। क्लियर है। तो हमने यहां से 1 से काउंट किया, 1 से जाकर हमने कहां तक काउंट किया, 180 तक। क्लियर है। सेम ऐसे यहां पे 1 से काउंट किए तो हम कहां तक पहुंचे, 180 तक। तो 180 प्लस 180, 180 प्लस 180, लेकिन दो देशांत 180 डिग्री देशांतर सेम एक ही रेखा है, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। लेकिन एक माइनस करने के साथ हमें एक प्लस भी करना पड़ेगा, जो कि आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। और इस 0 डिग्री देशांतर को हम एक ऐड करेंगे, 0 डिग्री के रूप में एक ऐड करेंगे, तो इस एक से ये एक कैंसिल आउट, फिर 180 प्लस 180, तो आपकी टोटल हो जाएगा 360। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे विशेषता के तौर पर लिख सकते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 1, ये +1 कौन सा, ये वाला। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 360। क्लियर है। और इतने ही क्या होते हैं आपके देशांतर बिंदु भी कहा जाए तो आपको इतना ही बताना है, 360। क्लियर हुआ दोस्तों। अगली विशेषता देखते हैं छठी विशेषता के रूप में। जैसे कि दोस्तों अगली विशेषता देखते हैं, इस डायग्राम में समझिएगा कि जो दो क्रमागत देशांतर रेखाएं होती है, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मिलने से जो क्षेत्र की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है गौर। क्या कहा जाता है, गौर। किन्हीं भी दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। गौर कैसे कहा जा रहा है, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। क्लियर है। तो 6 प्रमुख विशेषता हो गई है। तो 6 विशेषता एक बार और ऑपरेट कर लीजिएगा। कौन कौन सी 6 विशेषता, प्रत्येक देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, समान लंबाई की होती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण न कर अर्धवृत्त का निर्माण करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, और वहीं आप आगे देखेंगे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या ये हो जाती है, जबकि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अब आगे हम बढ़ेंगे जहां पर प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख देशांतर रेखा, जैसे कि आपने 2 नाम लिखे थे, ये दोनों नाम आप देखेंगे स्लाइड पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रमुख देशांतर रेखाओं के तौर पर। तो सबसे पहले प्रमुख देशांतर रेखा, प्रमुख देशांतर रेखाएं। तो प्रमुख देशांतर रेखाओं में सबसे पहले हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा को लिया, ठीक है, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब देखिएगा दोस्तों, इस मानक समय रेखा का, इसी 0 डिग्री देशांतर को ही मानक समय रेखा क्यों माना गया है, क्योंकि एक किंवदंती मान सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि ब्रिटेन उस समय सभी देशों उसको जानते थे, एक विश्व प्रसिद्ध देश था,
सभी पर शासन कर रहा था, इसलिए ब्रिटेन सभी की नज़र में था। इसीलिए ब्रिटेन से ही एक ऐसी रेखा गुजारी गई और वहीं पर हेडक्वार्टर बनाया गया, जिसके लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार माना और कहा गया कि यही आपकी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? ऐसी देशांतर रेखा, क्लियर है, ऐसी देशांतर रेखा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय का निर्धारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी देशांतर रेखा जहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय का निर्धारण होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और इसके निर्धारण के लिए जिसके लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को रेखा का चयन किया गया है। क्लियर हुआ? ऐसी देशांतर रेखा जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय का निर्धारण किया जाता है और उसके लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा का चयन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? अब हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का निर्धारण तो हो चुका है, अब इस अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम समय का मापन कर पाएंगे। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं, विशेषता तो जानेंगे, इस विशेषता में ही फैक्ट आ जाएंगे। तो कुछ इसके तथ्य जानते हैं। और तथ्य किसके? तथ्य जानते हैं। तथ्य क्या हो सकते हैं? जैसे कि संपूर्ण विश्व में कुल 24 टाइम जोन है। क्लियर है? संपूर्ण विश्व में कुल कितने टाइम जोन है? 24। सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पर है? सबसे अधिक संख्या में टाइम जोन कहां पर है? ये आपके पहले तो हुआ करते थे रशिया में, जहां पर 11 टाइम जोन है, लेकिन अब वर्तमान में फ्रांस में टोटल कितने टाइम जोन है? 12। और इसके बाद किसका नंबर आता है? रूस का। रूस में कितने टाइम जोन है? 11। क्लियर है? यह भी अपडेट हुआ है, करंट अफेयर के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि फ्रांस में टोटल कितने टाइम जोन है? 12 टाइम जोन। पूरे संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में वर्गीकृत किया गया है? 24 टाइम जोन में। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि भारत का मानक समय क्या है। भारत की राष्ट्रीय मानक समय रेखा, भारत की राष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका कुछ 3 बिंदु तथ्य के रूप पर। और देख सकते हैं आप चौथे बिंदु के रूप में, यदि इस रेखा के, किसकी रेखा के? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के, यदि आप पूर्व में जाएंगे, पूर्वी दिशा में, तो समय क्या होगा? समय आगे होता है। और यदि आप इस रेखा के पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो आपको समय पीछे मिलेगा। क्लियर है? यदि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के पूर्वी दिशा में जाएंगे, ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, तो आपको समय आगे मिलेगा, समय पहले बीत चुका होगा ऐसा मिलेगा। लेकिन पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो वो समय आने वाला होगा। क्लियर है? ये बीत चुका वाला समय होगा, ये आने वाला समय होगा, जैसे कि हम न्यूमेरिकल के माध्यम से देखेंगे। लेकिन आपको चौथे बिंदु के तौर पे ये बात ध्यान रखना होगा। क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के पूर्वी दिशा में समय आगे, जबकि पश्चिम दिशा में समय पीछे होता है। चलिए दोस्तों, एक और तथ्य जान लेते हैं। 5वें बिंदु के रूप में, जैसे कि हम 4 बिंदु देख चुके थे, यहाँ पर 5वें बिंदु के रूप में देखिएगा,
जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा वृत्त है जो कितने डिग्री को कवर करता है, आपका 360 डिग्री घूमता है, और इस 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगभग मान रहे हैं हम 24 घंटे का समय लगता है। यदि हमें 180 डिग्री घूमना है तो कितने समय लगेगा, हमें 12 घंटे का समय लगेगा। और यदि हमें 90 डिग्री ही घूमना है तो हमें कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। 45 डिग्री अगर घूमना है तो हमें 3 घंटे का समय लगेगा। और यदि हमें 15 डिग्री घूमना है तो हमें 1 घंटे का समय लगेगा, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का समय लगेगा। और यदि हमें 1 डिग्री घूमना है तो हमें 4 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है? तो प्रत्येक, अगली विशेषता क्या लिखेंगे हम, प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर है? प्रत्येक देशांतर डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यही आपको ध्यान रखना है। और एक बिंदु क्या ध्यान रखेंगे आप, चौथा बिंदु, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा मैं, और यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि पूर्वी दिशा में समय आगे, पश्चिम दिशा में समय पीछे, ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। इसके लिए कैसा न्यूमेरिकल होगा, आपसे कहा जाएगा कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, और 12 कौन से बजे हैं, रात के 12, या तो AM लिखिए आप या रात के 12 बजे हुए। तो आपसे कहा जाएगा कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा, टाइम क्या हो रहा होगा। क्लियर है? ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 3 बिंदुओं को ध्यान रखना है। ऐसे सवाल को करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है। वो कौन से? पहला बिंदु, सबसे पहले दिशा आपको वो रेखा ही बतला देगी। जैसे कि हमने कहा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका मतलब पूर्वी दिशा, तो दिशा जानना होगा। तो हमने दिशा क्या जान लिया इस क्वेश्चन में, पूर्वी दिशा है। क्लियर है? फिर दूसरा बिंदु हमें जानना पड़ेगा कि देशांतर का अंतर कितना है, देशांतर का अंतर, तो कितना है देशांतर का अंतर, 0 से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देशांतर का अंतर है। क्लियर है? 90 डिग्री देशांतर का अंतर। तीसरा बिंदु हमें क्या जानना होगा, समय का अंतर, और समय का अंतर जैसे कि आपने 90 डिग्री कहा, और 90 डिग्री में यदि 4 का इंटू कर देंगे तो ये मिनट आ जाएगा। तो मिनट कितना आ जाएगा, 360 मिनट। तो 360 मिनट के समय का अंतर है। इसके बाद आपको करना होगा कि मिनट को घंटे में परिवर्तित करना होगा, जिससे आपको समय का अंतर पता चलेगा। अभी मिनट में मिला है, इसी को घंटे में परिवर्तित करते हैं। 360 डिवाइड बाय 60, तो ये क्या हो गया आपका, हावर में चेंज हो गया, और ये आ जाएगा आपका 6 घंटे। ये 6 घंटे क्या है, समय अंतराल। क्लियर है? जो समय अंतराल कितना है, 6 घंटे। अब हमें कौन सा बिंदु देखना है, जैसे कि ये कहा था मैंने, पूर्वी दिशा में जाने पर समय क्या होगा आगे। तो देखिएगा आप, यहां पर लिखा है कि पूर्वी देशांतर, इसका मतलब यहां पे 12 बजे हैं रात के, इसका मतलब यहां पे सुबह हो चुकी है, सुबह पहले ही हो चुकी है, यहां पे सुबह होना बाकी है। इसका मतलब ये समय पहले चल रहा है, इसका मतलब यहां पे सुबह हो चुकी है। तो हम 12 में 6 और ऐड कर देंगे तो यहां पर आपका टाइम हो जाएगा, टाइम 6 AM। क्लियर है? 6 AM यहाँ का टाइम होगा, मतलब 6 बज रहे हैं। ठीक है? यदि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 AM हो रहा होगा। यही बात यदि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर की अगर बात करते हैं, पश्चिमी देशांतर, यहां पर समय का पूछा जाता है कि टाइम यहां पर क्या हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यही प्रोसेस होता पूरा, लेकिन समय क्या है, समय अंतराल 6 है, लेकिन ये पूर्वी दिशा है, यहां पे दिशा क्या हो जाएगी, दिशा यहां पर क्या है, पश्चिमी। बाकी सभी यही बात सेम है, ये वाली बात सब जगह सेम है। तो यहाँ पे 6 घंटे आगे होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो 90 डिग्री है, यहाँ पर तो रात के 12 बज रहे हैं, ये पहले हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे रात के 12 नहीं बजे, इसका मतलब शाम के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे होगा आपका टाइम 6 PM।
क्लियर है? तो ऐसे करके आपको समय का अंतराल निकालना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अगर आंसर नहीं दिए तो वीडियो बंद कर देंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, जो भी आप लोग वीडियो देखें तो जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। क्लियर दोस्तों? देखिएगा, यदि 0 डिग्री देशांतर, क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपने बता दिया तभी मेरी वीडियो की उपयोगिता पता चलेगी, या फिर मेरे जो वीडियो आपके द्वारा जीएलसी प्लेटफॉर्म पर बनवाया जा रहा है इसकी उपयोगिता कितनी है, कितना आप समझ पा रहे हैं, उसका अगर आपको मुझे बतलाना है तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करके बतला दीजिएगा, ठीक है? 0 डिग्री देशांतर पर समय हो रहा है शाम के 10 बजे हैं। शाम के 10 मतलब 10 PM। तो मुझे बताना है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय बताइएगा। साथ में आप बताइएगा 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय। क्लियर है? दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया? ये। दूसरा क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन क्या है? 0 डिग्री देशांतर पर 10 AM बजा है, 10 AM हो रहा है, शाम के 10 बजे हैं। तो इन दोनों रेखाओं पर समय क्या हो रहा होगा बतलाना होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ने के लिए अब हमें दूसरी प्रमुख देशांतर रेखा के रूप में 180 डिग्री देशांतर रेखा की चर्चा करेंगे, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। देखिएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा को डिफाइन करने या परिभाषित करते हैं तो कहेंगे हम, देखा, ऐसी देशांतर रेखा जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिथियों का निर्धारण होता है या निर्धारण किया जाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। क्लियर है? ऐसी देशांतर रेखा जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिथियों का निर्धारण किया जाता है, उस देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कहा जाता है, जिसके लिए 180 डिग्री देशांतर का चयन किया गया है। देशांतर रेखा का चयन किया गया है। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों थोड़ा सा एक स्लाइड में पहले चलते हैं, एक फैक्ट और बता देते हैं आपको देशांतर के बारे में। चलिए देखिएगा, ये 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, यह ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरती है। ब्रिटेन के ग्रीनविच कहां पर? ये ब्रिटेन में। क्लियर है? एक तो ये ध्यान रखना आपको, ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती, हेडक्वार्टर यहीं पर है इसका। वहीं आप देखेंगे भारत का जो मानक समय रेखा आपको 82.5, ये इलाहाबाद के नैनी में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमने परिभाषित किया अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा को, अब इसके कुछ तथ्य जानेंगे हम। क्लियर है दोस्तों? इसके तथ्य क्या है? पहला फैक्ट, जलीय भाग से होकर गुजारा गया है। जलीय भाग से गुजारा गया है। किसे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट लाइन तिथि रेखा को।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जलीय भाग से गुजारा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि यदि तिथियों का अंतर, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंदौर में रहकर आपके गांव में आपसे कॉल करके पूछा कि बताइए, या फिर मैं कहूँगा कि बताइए आप कब आ रहे हैं इंदौर, और आपसे मैंने सोमवार के दिन, मेरे यहाँ पर सोमवार है, और मैंने कहा कि सोमवार के दिन, उन्होंने कहा, मुझे जवाब दिया कि सोमवार के दिन हम आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि सोमवार के दिन आऊँगा, कल सोमवार के दिन आऊँगा, ऐसा कहा। मैंने कहा सोमवार का दिन तो आज ही है, तो फिर आप कल कैसे, आप तो मंगलवार बोलिए। लेकिन ऐसा तिथियों का अंतर क्यों हो रहा है? अगर इसको स्थलीय भाग से होकर गुजारा जाता तो एक ही देश में तिथियों को लेकर असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। क्लियर है दोस्तों? तो एक ही देश में दो तिथियां, दो वार कैसे हो सकते हैं? एक ही देश में दो वार, इस समस्या को सुलझाने के लिए इसको जलीय भाग से होकर गुजारा गया है, इसलिए इसे दो जगह से मोड़ा गया है। कितनी जगहों से मोड़ा गया है? दो जगह से। दो जगह कौन से? एक तो आपका बेरिंग जल संधि के समीप, बेरिंग जल संधि के समीप इसके मोड़ा गया है, पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा में मोड़ा गया है। एक और मोड़ा गया है फिजी और न्यूजीलैंड, फिजी और न्यूजीलैंड के स्थलीय भाग से ना गुजार कर इसे वहां पर भी पूर्वी दिशा में मोड़ा गया है। क्लियर है? तो दो जगह मोड़ा गया है। पूर्ण रूप से 180 डिग्री वाली पूरी रेखा मानक तिथि रेखा नहीं है, दो जगह उसको मोड़ा गया है। तो दो अपवाद कौन से? बेरिंग जल संधि और फिजी और न्यूजीलैंड। एक और बात ये हो सकती है कि जो आपकी तिथि रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये बेरिंग जल संधि के समानांतर है। बेरिंग जल संधि के समानांतर, दोस्तों बेरिंग जल संधि के समानांतर, बेरिंग जल संधि के समानांतर इसे गुजारा गया है। क्लियर है दोस्तों? बेरिंग जल संधि के समानांतर होकर गुजारा गया है। अन्य फैक्ट हम जानते हैं। दूसरा देखिएगा, तीसरा फैक्ट देखेंगे, जैसे कि ये आपकी हो गई 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। इसके यदि हम पूर्वी दिशा में जाएंगे तो एक दिन घटता है। क्या है ये सिंबल? क्या दिखा रहा है? घटता है। इसका मतलब एक दिन घट रहा है तो हमें एक दिन का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, एक दिन अतिरिक्त काम करने के लिए मिलेगा। क्लियर है? और यदि हम, ये तो हो गया पूर्वी दिशा, और यदि हम इस रेखा के पश्चिमी दिशा में, सॉरी 180 डिग्री मानिएगा इसको, 180 डिग्री, 180 डिग्री रेखा के 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा के यदि हम पूर्व तरफ आएंगे तो एक दिन घट जाता है, या हम कहीं एक दिन का लाभ होगा। यदि पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो एक दिन क्या होता है? जुड़ जाता है। एक दिन जुड़ जाता है, जिसे हम कहेंगे एक दिन का हानि होगा, एक दिन हमें वर्क करने के लिए कम मिलेगा। तो आप जान सकते हैं, तीसरे बिंदु के रूप में, तथ्य के रूप में देखेंगे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी दिशा में अगर आएंगे तो एक दिन घट जाता है या एक दिन का लाभ होगा। वहीं पश्चिम दिशा में जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाता है या एक दिन की हमें हानि होती है। जैसे कि आप यहां से संडे को चलना शुरू करें, संडे को जाएंगे, इस ओर जाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा मंडे। क्लियर है? एक दिन जुड़ गया, इसका मतलब आपको एक दिन कम मिला। अगर मैं कहूंगा आपका एग्जाम है तो एग्जाम में आपको एक दिन और मिल रहा है, इसका मतलब आपके लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और यदि श्रम के लिए भी देख सकते हैं, श्रम के लिए अगर किसी को एक दिन एक्स्ट्रा मिलता तो श्रम की प्राप्ति होती है, श्रम का भुगतान मिलेगा उसे। क्लियर है? तो एक दिन का लाभ कब होगा? जब पूर्वी दिशा में एक दिन घट जाता है, एक दिन अतिरिक्त मिलेगा तो लाभ होगा। वहीं पश्चिम दिशा में जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। एक दिन जुड़ना मतलब एक दिन की नुकसान होना, एक दिन की हानि होना, तो एक दिन की आपको हानि हो जाएगी। तो तीसरा बिंदु ये देख सकते हैं। तो यह था आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर कुछ सामान्य बातें, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिथियों का निर्धारण करती है, जो 100 डिग्री देशांतर पर जाती है। और अन्य विशेषता आप देख सकते हैं तथ्य के रूप में, जलीय भाग से होकर गुजारा गया है, बेरिंग जल संधि के समानांतर है, पूर्वी भाग में जाएंगे तो क्या होगा, पश्चिमी भाग में जाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने इस सेशन के अंतर्गत देशांतर रेखाओं के तौर पर कुछ बिंदुओं की चर्चा की, जहां पे हमने इस चार्ट को पूरी तरह से तैयार किया। इस चार्ट आप देख सकते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हमने पूरी वीडियो में सारी बातों की चर्चा की है। देशांतर की विशेषता, प्रमुख देशांतर रेखाएं, दोनों देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल
फिर से एक नया वीडियो नए टॉपिक के रूप में पृथ्वी की विभिन्न गतियां, क्या गतियां होती है, क्या अक्ष होता है, क्या कक्ष होता है, क्या कक्ष तल होता है, क्या अक्ष तल होता है, साथ में हम विभिन्न गतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में कुछ खगोलीय घटना जो पृथ्वी से संदर्भित होती हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ब्लू मून, सुपर मून, ब्लड मून, और उसी के बाद हम ज्वार भाटा को देखेंगे। और साथ में पृथ्वी की गतियां का चैप्टर जब एंड में जाएगा तो हमें ऋतु चक्र पढ़ना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।